मित्रों, आज हिंदी दिवस पर प्रस्तुत है गोपाल राम गहमरी का संस्मरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ। जे सूरज ते बढ़ी गए गरजे सिंह समान, तिनकी आज समाधि पर मूतत सियरा खान। भारतेंदु जी की लिखी हुई इन पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं गोपाल राम गहमरी का संस्मरण। मैं सन 1879 ईस्वी में गहमर स्कूल से मिडिल वर्नाकुलर की परीक्षा पास करके 4 वर्ष तक घर बैठा रहा। गाजीपुर जाकर अंग्रेजी पढ़ने का खर्च मेरी माता गरीबी के कारण नहीं संभाल सकी। मैं 13 वर्ष का था। इस कारण नॉर्मल स्कूल में भर्ती होने से वंचित हुआ। गहमर स्कूल में ही स्वयं हेडमास्टर से उच्च शिक्षा पाता हुआ लड़कों को भी पढ़ा रहा था। इस तरह 4 वर्ष बीत गए। सन 1883 में पटना नॉर्मल स्कूल में भर्ती हुआ। हिंदी वालों के लिए और आश्रय ही नहीं था। सन 1884 में बलिया जिले का बंदोबस्त हिंदी में हो रहा था। वहाँ के इंचार्ज मुंशी चथरूलाल डिप्टी कलेक्टर थे और कलेक्टर रॉबर्ट होज साहब हिंदी के प्रेमी थे। कानूनगो धनपत लाल सुंदर हिंदी लिखने वालों की खोज में पटना नॉर्मल स्कूल पहुँचे। वहाँ से 40 छात्रों को बलिया लाए। मैं भी उन्हीं में पटने से बलिया आया। बलिया जिले में गढ़वार में बंदोबस्त का दफ्तर था। हिंदी के सैकड़ों सुलेखक उसमें काम करते थे। खसरा जमाबंदी सुबोध सुंदर देवनागरी अक्षरों में लिखने वाले मुहर्रिर सफाई कहलाते थे। 100 नंबर खेतों का खसरा लिखने पर 4 आना मिलता था। इस काम से बहुत से हिंदी के लेखक अपना उदर भरण करते थे। मथुरा के मतादीन शुक्ल और जोरावर मिश्र उसमें सुयशमान सुलेखक थे। कलेक्टर साहब के हिंदी प्रेम का उन दिनों डंका बजा था। मतादीन शुक्ल ने देवाक्षर चरित नाटक लिखकर वहाँ स्टेज किया। उसी में नदी बनी हिंदी कलेक्टर साहब के द्वार पर पधारी थी और द्वारपाल के पूछने पर कहा था, संस्कृत देवा सुवन देवाक्षर मम नाम, बंग देश आदिक रमत आई गयो एहि ठाम, श्रवण सुन्यो यही नगर को हाकिम परम उदार, सो पहुँचावहूँ तासु डिग मनिहो पड़ उपकार। इस निवेदन पर द्वारपाल ने गरीबनी हिंदी को कलेक्टर साहब के सामने पहुंचा दिया। उन्होंने सम्मान से हिंदी का यथार्थवाद और सद्गुण परख कर उसको स्थान दिया और हिंदी में बंदोबस्त का काम जारी हुआ। यही नाटक का दृश्य था। बिहार की कचहरियों में पंडित केशवराम भट्ट, पंडित शालिग्राम त्रिपाठी, ठाकुर रामदीन सिंह आदि सज्जनों के उद्योग से जो हिंदी प्रचलित हुई थी, जिसका स्थान कैथी ने अधिकृत कर लिया था, उसके पश्चात यूपी में ही पहल हिंदी का सरकारी कागजों में यह प्रवेश पहला कदम था। नहीं तो उन दिनों हिंदी का नाम भी कोई नहीं लेता था। पाठशाला तो पंडितों की बैठक में थी, जहां वर्षों सारस्वत कंठ करने वाले छात्रों की पढ़ाई होती थी। जहां हम लोग पढ़ते थे वह मदरसा कहलाता था। पढ़ने की पंक्ति या श्रेणी वहाँ कहाँ दर्जा और क्लास भी नहीं, उसे सफ़ कहते थे। सफ़ में रामागति और क ख ग पढ़ने वाले भर्ती होकर सफ़ 7 में जाते। ऊपर उठते उठते सफ़ अव्वल में जाकर मिडिल वर्नाक्युलर कहलाते थे। मास्टर या शिक्षक उन दिनों सुनने को नहीं मिलते थे, मुदर्रिस कहलाते थे। उन्हीं दिनों काशी के बाबू हरिश्चंद्र ने हिंदी को नवजीवन दान दिया था। उन्हीं दिनों काशी के श्री रमाशंकर व्यास महोदय के प्रस्ताव पर उन्हें भारतेंदु की सर्वमान्य उपाधि दी गई थी। हम लोग उनकी कविता हरिश्चंद्र चंद्रिका और मैगजीन में
कभी कभी पढ़ने को पा जाते थे। काशी से सन 1884 में ही बाबू रामकृष्ण वर्मा ने अपने जादूघर से भारत जीवन साप्ताहिक का जन्म दिया था। उसमें हर सप्ताह एक नया छप्पय श्री विजयानंद त्रिपाठी का छपता रहा। अंत को छप्पय बंद करके त्रिपाठी जी ने यह दोहा भारत जीवन का मोटो बनाकर दिया। जयति ईश जाकी कृपा लेश ललित सर्वत्र, भारत जीवन हित लसत भारत जीवन पत्र। तब से यही भारत जीवन का भाल तिलक अंत तक रहा। श्रीमतादीन शुक्ल रचित देवाक्षर रचित जब बलिया में अभिनीत हुआ, बहुत गणमान्य सज्जन दर्शक में पधारे थे। नाटक में वहाँ बजाजों से रंगीन थान मंगाकर पर्दे बनाए गए थे। हिंदी में पहले पहल वही नाटक वहाँ के हिंदी प्रेमियों को देखने को मिला। वहाँ का उत्साह और सार्वजनिक भाषा स्नेह इतना उमड़ा कि श्रीमतादीन शुक्ल के सुझाव और आग्रह पर मुंशी चतुरूलाल ने कलेक्टर साहब को हिंदी की ओर बहुत आकृष्ट किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र वहाँ आमंत्रित हुए। उनकी मंडली सब सामान से लैस वहाँ पहुँची। मैं उन दिनों बाबू राधा कृष्ण दास से ही परिचित था। वह बच्चा बाबू कहलाते थे। उन्होंने दुखिनी बाला नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा था। मैं उन दिनों 18 वर्ष का था। हिंदी लिखने की रुचि थी, सामर्थ्य कम। भारतेंदु की मंडली भर के दर्शन मुझे वहीं बलिया में हुए थे और भारतेंदु का दर्शन पाकर अपने तय कृतार्थ हुआ। बड़ी श्रद्धा भक्ति से वहाँ भारतेंदु के नाटक लोगों ने देखे। भारतेंदु ने स्वयं हरिश्चंद्र बनकर सत्य हरिश्चंद्र का नाटक स्टेज पर खेला था। उसके बाद भारत जननी और नील देवी नाटक भी खेला गया। भारत दुर्दशा का खेल हुआ। तीनों नाटकों में देसी विदेशी सज्जनों की अपार भीड़ थी। सत्य हरिश्चंद्र में जब डोम सरदार ने यूं कह के हरिश्चंद्र को मोल लिया और अपना काम सौंपा, हम डोम चौधरी डोम सरदार, अमल हमारा दोनों पार, सब सामान पर हमारा राज, कफन मांगने का है काज, सो हम तुमको लेंगे मोल, देंगे मोहर गांठ से खोल। साहित्य रसिक योग्य आलोचक देखें कि डोम के मुंह से निकलने वाले कैसे चुभते सरल शब्द हैं। आजकल के लेखकों के नाटकों में देखता हूँ ऐसे गंवार मुंह के पात्रों से वह संस्कृताहट के पंच से रहे शब्द निकलते हैं कि लोग अर्थ समझने के लिए कोश उलटने को बाध्य होते हैं। भारतेंदु जी ने जिस पात्र के मुंह से जैसा शब्द चाहिए वैसा गुम्फित करके नाटकत्व की जो मर्यादा रखी है, उसका अनुकरण करने वाले, स्वाभाविकता दर्शाने वाले मर्मज्ञ उंगलियों पर गिनने योग्य सुलेखक भी हिंदी में नहीं दिखते। यह चौधरी डोम सरदार के शब्द हरिश्चंद्र को उस समय मिले जब उन्होंने विश्वामित्र के निर्मम उलाहने और तीखे विष से भरे वचन बाण से मूर्छित प्राय होकर करुणार्द्र स्वर से कहा था, मुनिराज अपना शरीर बेचकर 1 लाख मोहर दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, तूने अपना राज मुझे दान कर दिया, खजांची को पुकारने का तेरा अधिकार नहीं, तू शरीर बेचेगा कहाँ? सारा राज तो हमारा है। हरिश्चंद्र ने कहा, काशी शिव के त्रिशूल पर बसी है, उसी की भूमि में अपनी तेई बेचूंगा। वहीं डोम चौधरी सरदार ने उन्हें मोल लिया। कफन मांगने का काम सुचारू रूप से संपादित करते हुए एक दिन शमशान में जब शैव्या अपने सर्पदष्ट पुत्र रोहिताश्व का मृत्यु शरीर लिए शमशान में संस्कार करने आई और हरिश्चंद्र ने कफन का दान मांगा, शैव्या ने बिलख कर कहा, मैंने अपना आंचल फाड़कर कुंवर का शव ढका है, इसको आधा फाड़कर देने में तो उघार हो जाएगा नाथ, मैं क्या करूं भगवान। यही कहकर जो उसने आंसू हाथ से पोंछे तो सामने ही पसारे हुए हाथ की हथेली पर चक्रवर्ती राजा का चिन्ह देख पहचान गई और कहने लगी, नाथ यह तुम्हारा ही कुंवर रोहिताश्व है, अब कहाँ से मैं कफन दूं। आंसू रोक कर हरिश्चंद्र ने अपनी तई संभालते हुए कहा,
हमको अपना कर्तव्य पालन करने दो देवी। उस समय कलेक्टर साहब की मेम ने अपने पति द्वारा कहलाया कि बाबू से बोलो एक्ट आगे बढ़ावें। वहाँ मेमों के रुमाल भींग रहे थे। उनको कहाँ मालूम था कि उसके आगे तो त्रिलोकीनाथ का आसन डोलेगा और अमीय वृष्टि नभ से होगी, नाटक का अंत होगा। भारतेंदु ने ओवर एक्ट उस समय किया। विलाप के मारे सब देशी विदेशी दर्शकों के अश्रु बेरोक प्रवाहित हो रहे थे। करुणा में सब विभोर थे। कलेक्टर साहब करुणा में अवाक थे। स्टेज पर करुणा खड़ी थी। शैव्या रूप धारिणी बंग महिला ने जो करुणा बरसाई, उससे सब विचलित हो गए थे। भारतेंदु के श्मशान वर्णन के शब्द देखिए। सोई भुज जे प्रिय गर डारे, भुज जिन रण विक्रम मारे। सोई सिर जहूँ निज बच टेका, सोई हृदय जहूँ भाव अनेका। तृण बोझ हूँ जीनत सम्हारे, तिन पर काठ बोझ बहु डारे। सिर पीड़ा जिनकी नहीं हेरी, करन कपाल क्रिया तिनकेरी। प्राणहु से बढ़ी जा कहूँ चाहे, ता कहूँ आज सबय मिलिदा है। इस करुणा को लांघकर उस कफन मोचन का अवसर किसी को सह नहीं हुआ था। उसके बाद ही तो आसन डोला, सब जी गए। करुणा बीत गई। अमीय वृष्टि से नाटक का अंत हुआ। हेमंत की हाड़ कपाने वाली भयंकर शीत में हम लोग बलिया से गढ़वार पैदल रवाना हुए। भारतेंदु जी अपनी मंडली सहित ससम्मान वहाँ से विदा होकर काशी लौट गए। सन 1884 ईस्वी का अंतिम मास था। सुना काशी पहुँचने पर रुग्ण हो गए। छाती में उनके दर्द उठा। एक मित्र से सुना कि भारतेंदु जी एकांत में योग साधना करते थे। नित्य के साधना में किसी समय कुछ भूल हो गई। छाती में वेदना होने लगी। उस वेदना से ही उनका अंतिम काल आया। 6 जनवरी सन 1889 मंगलवार को काशी में उनका स्वर्गवास हो गया। हिंदी का श्रृंगार नस गया। भारतेंदु का अस्त हुआ। भारत जीवन सार सुधानिधि, भारत मित्र मासिक, भारतेंदु, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप आदि समस्त पत्रों में महीनों विषाद रहा। सब पत्रों ने काला कलेवर करके दुख प्रकट किया। भारतेंदु ने एक स्थान पर लिखा है, कहेंगे सबही नयन नीर भरी भरी, पाछे प्यारे हरिश्चंद्र की कहानी रह जाएगी। अब वही रह गई है।